ये दुल्हन रीछ से भाग रही थी और रीछ आज बेहद गुस्से में था। वह तो इस लड़की की जान बख्शने को तैयार ही नहीं था। इस लड़की की शादी जिस लड़के से होने वाली थी, उसकी असली हकीकत तो यह रीछ ही जानता था। रीछ ने कैसे इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, जो कोई इंसान नहीं कर सकता था, वो सब रीछ ने किया। आइए यह कहानी शुरू करते हैं। आज नादिया दुल्हन बनी बैठी थी। लाल रंग के शादी के जोड़े में वो इस वक्त कयामत ढा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह बिल्कुल किसी शहजादी जैसी लग रही थी। खुद को आईने में देखकर वह अपने शौहर के साथ आने वाली जिंदगी के कई ख्वाब सजाए बैठी थी कि तभी दो लाल आंखें भी उसके हसीन सरापे को देख रही थीं। नादिया के कमरे के साथ ही रीछ का कमरा था और शादी के सामान ने रास्ता बंद किया हुआ था। मगर न जाने कैसे रीछ के कमरे का दरवाजा खुला और वो चलता हुआ नादिया के कमरे में आ गया। अपने गले से अजीब और गरीब आवाजें निकालते हुए नादिया को देखने लगा। वो दुल्हन बनी अपने माथे पर आए बालों को कान के पीछे कर रही थी। जब आईने में अपने पीछे रीछ को खड़ा देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। यह रीछ तो उसका दोस्त था। वह रीछ की जानिब कदम बढ़ाने लगी ताकि उस रीछ को प्यार कर सके। वह बचपन से लेकर अब तक उसके साथ रहती आई थी। मगर जैसे ही उसने रीछ की तरफ अपने कदम बढ़ाए, अचानक से रीछ ने नादिया पर हमला कर दिया। इससे पहले कि नादिया संभलती, उस रीछ ने नादिया के साथ जो हरकत की, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। हर कोई कानों को हाथ लगाने लगा। यह वाकया फिरोजाबाद के पास हुआ, जहां साजिद नाम का एक शख्स अपने खानदान के साथ रहता था। साजिद ने बाजार में एक दुकान लगा रखी थी, छोटी सी दुकान, जहां वह बच्चों के कपड़े बेचकर गुजारा किया करता था। वह अफगानिस्तान से आज से 10 साल पहले पाकिस्तान आया था और फिर यहीं रहकर अपनी गुजर बसर करने लगा। अपने साथ अपनी बीवी और एक बेटी भी लाया, जो उस वक्त उसकी गोद में थी। हर तरह की मेहनत मजदूरी करने के बाद साजिद खान आज इस मकान तक पहुंचा था कि अपनी एक कपड़ों की दुकान बना ली थी। उसके कपड़े इतने अच्छे और मुनफरिद होते थे कि वह अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया करता था। साजिद की बीवी मरियम भी अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती थी। दोनों ने अपनी जिंदगी संवार ली। उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद होती। मगर फिर एक रोज हुकूमत की तरफ से ऐसा हुक्म जारी हुआ कि तमाम गैर रजिस्टर्ड दुकानों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया गया। अपनी छोटी सी दुकान बनाए साजिद खान जहां कपड़े बेचा करता था, बड़ी बड़ी क्रेनों ने वहां पहुंचकर उन दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी। उस रोज साजिद को लाखों का नुकसान हुआ। उसके सारे कपड़े मिट्टी से भर गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि वह पुलिस से बदतमीजी कर चुका था। बहरहाल 2 दिन थाने में रहने के बाद जब वह बाहर आया तो उसके करीबी जानने वाले ने उसे चंद कपड़े एक गठरी में लपेट कर दिए। देखो साजिद मियां, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दुकान से जो कपड़े मुझे मिले वो यही हैं। बाकी तो पुलिस वाले अपने साथ ले गए। साजिद बहुत परेशान हुआ। आंखों में आंसू थे। लाखों का नुकसान हो चुका था। उसका दिल डूब रहा था, मगर वह सिर्फ अपनी बीवी और बच्ची के लिए हिम्मत रखे हुए था। वह अपने कपड़े लेकर घर आ गया। मरियम का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब उन्हें अपना मुस्तकबिल परेशान कर रहा था कि सारी जमा पूंजी तो दुकान के साथ ही चली गई। अब आगे क्या होगा? वे अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? बहुत हाथ पांव मारे गए, मगर जब दोबारा कहीं साजिद खान को न जमीन मिली और न ही दुकान के लिए पैसे रहे तो वह बहुत परेशान हुआ। एक रोज वह यूं ही बाजार में जा रहा था जब उसने एक शख्स को देखा जिसके पास काले रंग का रीछ था। वह रीछ करतब दिखा रहा था। जैसे जैसे वह करतब दिखाता, लोग खुश होकर पैसे दे रहे थे। साजिद खान ने कुछ सोचते हुए यह इरादा कर लिया कि वह भी अब रीछ के करतब दिखाकर पैसे कमाएगा। साजिद खान उस शख्स के पास गया और उसे कहा कि वह भी एक रीछ लेना चाहता है। उस शख्स ने कुछ रीछ के बच्चे भी पाल रखे थे। उसने अपने घर से एक रीछ का बच्चा कम पैसों में साजिद को बेच दिया। कम पैसों में इतना अच्छा रीछ का बच्चा पाकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। जब वह इस रीछ के बच्चे को घर लाया तो साजिद की बेटी नादिया उसे देखकर घबरा गई। कहने लगी, अब्बू, ये क्या रीछ लेकर आ गए हो? ये कितना खौफनाक है। मुझे तो इससे डर लग रहा है, कहीं यह मुझे काट न ले। मगर साजिद उसे तसल्ली देने लगा, नहीं बेटा, ये जानवर पालतू है। हम इसे पालेंगे, यह हमारा दोस्त बन जाएगा। शुरुआत में तो नादिया उससे डरती रही, मगर धीरे धीरे उसका डर खत्म होता गया। वह खुद उस रीछ की देखभाल करने लगी। अब वह अपने बाप के साथ मिलकर उसे करतब सिखाने लगी। वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा।
साजिद खान पहले जैसी कमाई तो नहीं कर पा रहा था, मगर हाँ, जब वह अपने इलाके में या फिर मेलों में रीछ के करतब दिखाने जाता तो लोग उसे अच्छे पैसे दे देते थे। यूं उसका रोजगार चल निकला। धीरे धीरे नादिया भी जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। वहीं दूसरी तरफ वो रीछ भी बड़ा हो रहा था। एक रोज नादिया जब खाना लेकर उस रीछ के पास गई, उसने दोनों टांगों पर खड़े होकर अपनी अगली टांगें उठा लीं और बिल्कुल किसी इंसान की तरह खड़े होकर अपनी दोनों टांगें नादिया के कंधों पर रख दी। वो कद में नादिया से काफी बड़ा हो चुका था। उसे यूं खड़ा देख नादिया हंसने लगी और उल्टा उसके पांव पकड़कर उसे चलाने लगी। पूरे घर में हाथ पकड़कर वो उसे चलना सिखा रही थी कि इंसानों की तरह चलकर करतब कैसे दिखाना है। उसके बाद रीछ के पास बैठकर वह अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाने लगी। रीछ उसके साथ काफी मानूस हो चुका था। एक रोज वो यूं ही रीछ के पास बैठी थी और रीछ का सिर नादिया के हाथ में था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत, जिनसे वो हमला कर इंसानों की हड्डियां तक चटका सकता था। नादिया की मां हमेशा से ही उस रीछ से दूर रहती आई थी। अभी भी जब अपनी बेटी को रीछ के इतने करीब देखा तो घबरा गई। न जाने दिल में क्या ख्याल आया कि अपनी बेटी को गुस्से से आवाज देकर कहने लगी, नादिया, ये एक जानवर है, हैवान है, इसमें अक्ल और शाऊर नहीं है। तुम इसके इतने करीब मत जाया करो, खाना दो और आ जाओ। मगर नादिया के कान पर अपनी मां की बात का जूं तक नहीं रेंगती थी। कहती थी, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वफादार जानवर है। एक रोज नादिया घर में अकेली थी। रीछ भी उस दिन घर ही में बंधा हुआ था। आज साजिद उसे बाहर करतब दिखाने के लिए नहीं ले गया था। नादिया ने घर के कामकाज निपटाए और फिर नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। वो वॉशरूम में नहा रही थी कि तभी उसे जंजीर टूटने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे रीछ की जंजीर टूट चुकी हो, मगर फिर उसे अपना एक वहम समझकर उसने नहाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे अपने वॉशरूम के दरवाजे के बाहर हल्की हल्की गुर्राने की आवाज आई। ये वही खास आवाज थी जो रीछ अक्सर निकाला करता था। नादिया घबरा गई, क्योंकि अगले ही पल रीछ ने दोनों अगली टांगों पर खड़े होकर दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। नादिया चिल्लाते हुए कहने लगी, हटो यहां से, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा तोड़ना है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? हट जाओ पीछे, कुछ देर में बाहर आ रही हूं। वो झिड़क कर उसे कह रही थी, मगर रीछ लगातार दरवाजा बजाता हुआ उसे तोड़ने की हद तक पहुंच गया। नादिया ने तुरंत अपने बाल समेटे और जल्दी से बाहर आने लगी, मगर रीछ दरवाजा तोड़ चुका था। नादिया डर के मारे चिल्लाने लगी। वो रीछ को लगातार चिल्लाकर कह रही थी, बाहर जाओ यहां से, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? निकल जाओ, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूं। मगर वो रीछ लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त अगर नादिया के माँ बाप ना आते तो न जाने क्या हो जाता। नादिया की माँ ने घर में दाखिल होते ही जब अपनी बेटी की चीखने की आवाज सुनी तो वो घबरा गई। भागकर वॉशरूम की तरफ आई, जहां उसने अपनी बेटी को चिल्लाते हुए देखा। रीछ को देखकर तो वो वैसे ही खौफजदा हो जाती थी। उस रोज नादिया की माँ ने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने आंगन में पड़ा हुआ डंडा उठाया और रीछ को मारने लगी। रीछ दर्द के मारे चिल्लाकर तुरंत पीछे हटा तो नादिया की मां ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। नादिया के बाप ने तुरंत रीछ को घर के कोने में बांध दिया और उसे डंडे से बहुत पीटा। नादिया घबराए हुए अंदाज में बाहर निकली और अपनी मां के गले लग गई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। नादिया की मां साजिद से कहने लगी, बस बहुत हो गया, इस रीछ को बेच दो। ये तो हमारी लड़की पर ही हमला करने जा रहा था। कल को अगर हम सो रहे हुए तो ये तो हमें ही मार देगा। साजिद को अपने इस जानवर से बहुत प्यार था। कहीं ना कहीं नादिया भी उससे लगाव रखती थी। अपनी मां से कहने लगी, नहीं मां, ऐसा कुछ मत करना। शायद इसे लगा कि मैं किसी मुसीबत में हूं, इसलिए मेरी मदद करने के लिए ये वहां चला आया होगा। यूं इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। नादिया जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इस वजह से घर में अक्सर रिश्ते भी आने लगे थे। एक रोज शहर से एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। साजिद खान की बिरादरी के ही लोग थे। लड़का अपनी दुकान चलाता था। रिश्ते में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। इस वजह से जब वो लोग रिश्ता लेकर आए तो साजिद ने तुरंत हाँ कर दी। नादिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बचपन में एक बार उसकी मुलाकात नासिर से हुई थी। वो एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, अपना कारोबार करता था। यकीनन बचपन की तरह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुका था। नादिया का रिश्ता नासिर से तय हो गया। खुशी खुशी नादिया ने मिठाई उठाई और जाकर रीछ के पास बैठ गई। रीछ को मिठाई खिलाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया
और फिर खुशी से रीछ को कहने लगी कि मेरी शादी तय हो गई है। कुछ रोज बाद मैं तुम सबको छोड़कर शहर चली जाऊंगी और वहां अपने शौहर के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। जैसे जैसे वो यह बात कर रही थी, रीछ ने जो मिठाई खाई थी वो भी अपने मुंह से उगल दी और गुस्से से चिल्लाने लगा। अपने पास मौजूद खाना और पानी उसने जमीन पर गिरा दिया। इस कदर गुस्से में आया कि अपनी दोनों टांगें खड़ी करके अपने पंजे के नाखून दीवार पर मारने लगा। यह छोटा सा कमरा इस रीछ के लिए ही खास तौर पर बनाया गया था। आज से पहले रीछ को इस कदर गुस्से में नहीं देखा गया था। उसने दीवार पर पंजे मारकर दीवार को गिरा दिया। नादिया तो घबराकर पीछे हटी। इतना तो वो जान ही चुकी थी कि रीछ को उसकी शादी की खबर सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो उसकी शादी से नाखुश है। वो उसे कहने लगी कि गुस्सा मत करो, तुम नाराज मत हो, मैं यहां पर तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी। मगर वो रीछ तो आपे से बाहर हो रहा था। नादिया की मां एक बार फिर गुस्से से साजिद को देखकर कहने लगी कि अरे जैसे तैसे हम गुजारा कर लेंगे, मुझे लोगों के घरों में जाकर बर्तन भी मांजना पड़े तो मैं मांज लूंगी, मगर तुम इस रीछ को बेच दो। देखते नहीं ये कैसी हरकतें करता फिरता है। अगर किसी रोज बड़ा नुकसान हो गया तो फिर ठीक होगा। अपनी बीवी की बात सुनकर साजिद खान भी सोचने पर मजबूर हो गया। मगर फिर बेटी की शादी की तारीख तय हो गई तो उसका ध्यान रीछ की तरफ से हट गया। साजिद अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश था। साजिद अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मग्न हो गया। एक दिन वो भी आया जब नादिया दुल्हन बनी बैठी थी। आज उसका होने वाला शौहर उसे लेने के लिए आने वाला था। वो सुर्ख रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस खुद को आईने में देख रही थी। बाहर मेहमान आना शुरू हो चुके थे। घर में निकाह का इंतजाम किया गया था। जिस तरफ नादिया का कमरा था वहीं सामने रीछ भी बंधा हुआ था। उस समय वहां पर शादी का सामान लगाकर मेहमानों के लिए अलग हिस्सा मखसूस कर दिया गया था, जिसकी वजह से जिस कमरे में नादिया थी वहां पर सिवाय नादिया के मां और बाप के कोई भी आ नहीं सकता था। नादिया जब तैयार हो गई तो उस वक्त उसका दिल उस रीछ के साथ आखिरी बार मिलने को चाहा। आखिर को बचपन का साथ था उनका। यह सोचकर ही वो तैयार होकर बाहर निकली और उस रीछ के सामने खड़ी हो गई। रीछ जो सिर झुकाकर बैठा था अपने सामने नादिया को देखकर फौरन उठकर खड़ा हो गया। नादिया की आंखों में आंसू आ गए। वो चलती हुई उस रीछ के पास गई और अगले ही पल अपनी बाहें उस रीछ के गले में डाल दी। वो उसके गले लगकर मिल रही थी। वो रोते हुए रीछ से बचपन से लेकर अब तक की गुजरी हुई यादें बयान कर रही थी। मगर जब रीछ की गिरफ्त उसके गिर्द सख्त होने लगी तो वो फौरन पीछे हट गई। तभी बाहर गली में ढोल धमाके की आवाजें आने लगीं। शायद बारात आ चुकी थी। शोर की आवाज सुनकर फौरन नादिया अपने कमरे में भागकर जा चुकी थी, जबकि वो रीछ तो मुसलसल नादिया को ही देख रहा था। एक तरफ बाहर ढोल बजाए जा रहे थे, बड़ी धूमधाम से बारात आई थी। दूसरी तरफ उस रीछ ने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर खुद को छुड़वाकर उस कमरे की तरफ आने लगा जिसमें नादिया मौजूद थी। इस शोर शराबे में किसी को भी रीछ के खुल जाने का पता नहीं चला। जैसे ही रीछ खुद को छुड़वाकर कमरे में आया तो नादिया की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रीछ को देखकर कहने लगी कि जाओ बाहर, तुम यहां क्यों आ गए हो। मगर रीछ ने नादिया को अपने पंजों से जकड़कर गिरा दिया। खौफ के मारे नादिया चिल्लाने लगी, मगर वो रीछ मुसलसल उस पर हमला करने लगा। बाहर ढोल की थाप में नादिया की चीखें तो कहीं गुम ही हो चुकी थीं। उस वक्त नादिया पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ नादिया ही जान सकती है। जैसे ही ढोल बजना बंद हुए तो घर के अंदर से नादिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर साजिद और उसकी बीवी दोनों नादिया की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने देखा तो सामने रीछ अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। उनके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। दोनों भागकर कमरे में पहुंचे तो नादिया की मां की तो चीख निकल गई। नादिया खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और जिस्म पर जगह जगह जख्म मौजूद थे। उस रीछ को नादिया पर हमला करते देख साजिद गुस्से से बौखला गया और एक ही वार से रीछ को मार दिया। रीछ दर्द से चिल्लाने लगा और वहीं कमरे में तड़पने लगा। फौरन नादिया को बाहर लाया गया, मगर उसके वजूद पर मौजूद लहंगा तार तार हो चुका था। फौरन उसे बड़ी चादर में ढांपा गया और डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हो चुका था। साजिद का रो रो कर बुरा हाल था। पूरी बिरादरी और गांव में उसकी नाक कट चुकी थी। हर कोई साजिद को ही बुरा भला कह रहा था कि इतने खतरनाक जानवर को घर में रखने की जरूरत ही क्या थी।
लड़के वाले जो बड़े जोश खरोश के साथ बारात लाए थे, जब उन्होंने दुल्हन की ये हालत देखी तो बारात वापस ले जाने लगे। नादिया की मां ने रोते हुए बारात को रोका और लड़के से कहने लगी कि ऐसी बारात वापस जाए तो अच्छी नहीं लगती। बेशक इस वक्त ये हालात हो चुके हैं, मगर अभी मेरी बेटी को होश आएगा तो तुम उससे निकाह कर लेना, बाद में भले रुखसती होती रहेगी। न जाने दिल में कैसा डर था जो नादिया की मां ने यह बात कह दी, मगर नासिर ने यह सुनते ही अपने माथे पर बल डाल दिए और गुस्से से कहने लगा कि मेरे माथे पर क्या पागल लिखा है, या मैं आपको गैरत वाला नहीं लगता? मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं जिसे हर खास और आम शख्स ने देख लिया हो? देखते नहीं, जब वो कमरे से बाहर आई थी तो यहां लोगों का मजमा इकट्ठा था। ये रीत तो चाहता ही नहीं है कि उसकी शादी मुझसे हो। मैं कैसे ऐसी लड़की से शादी कर लूं और वो रीछ आकर मुझे ही मार दे? मैं नादिया से शादी नहीं कर सकता। ये कहकर वो लड़का पूरी बिरादरी में साजिद और नादिया को जलील करके वहां से चला गया। नादिया जख्मों से चूर थी। रिश्ता टूट जाने का गम तो साजिद और उसकी बीवी को भी था, मगर उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी नादिया की थी। नादिया को होश नहीं आ पा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि रीछ के पंजों की वजह से एक खास किस्म का जहर नादिया की रगों में गर्दिश कर रहा है। आज तक हमने ऐसा केस नहीं देखा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नादिया को होश में वापस ले आएं। अगर बरौकत इस बीमारी का इलाज न निकला तो नादिया हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती है। साजिद और उसकी बीवी बहुत ज्यादा रोने लगे। पहले तो ऐन शादी के रोज इस पूरे वाकये ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और अब बेटी की ये हालत उन्हें और भी अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। नादिया की मां तो जाए नमाज बिछाकर बैठ गई और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी कि बेशक मेरी जिंदगी ले ले, मगर मेरी बेटी नादिया को सही सलामत कर दे। इसे इस कोमा जैसी खतरनाक कैफियत से बचा ले। मेरी बेटी तो जिंदा लाश बनकर मेरे सामने रह जाएगी। रो रो कर नादिया की मां ये दुआएं मांग रही थी। वहीं डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। जब साजिद खान घर वापस आया तो कमरे से अभी भी दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थीं। 2 दिन से वो घर नहीं आया था। उसे तो लगा था कि वो रीछ घर में मर चुका होगा। साजिद ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो जख्मों से चूर रीछ जमीन पर गिरा हुआ था, जो मुसलसल दर्द से कराह रहा था। वो काफी कमजोर हो चुका था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठ सके। उसके जख्मों पर चींटियां और मक्खियां भिनभिना रही थीं। साजिद का तो दिल चाहा कि इस रीछ की बची हुई सांसें भी खत्म कर दें, मगर फिर उसके जमीर ने उसे मलामत करना शुरू कर दिया। वो भला इतना जालिम कैसे हो सकता था कि एक जिंदा मखलूक को इतनी बेदर्दी से मार डाले? साजिद खान रोने लगा। उसने एक नजर उस रीछ को देखा और गुस्से से रोते हुए कहने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। तुम बहुत छोटे थे जब मैं तुम्हें घर लाया था। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर तुम्हारी खिदमत की। जो कुछ खुद खाया वही तुम्हें खिलाया। मुझे अपने से ज्यादा हमेशा तुम्हारी फिक्र रही, मगर तुमने क्या किया? मेरी ही बेटी को इस हालत तक पहुंचा दिया। रोता हुआ साजिद खान उस रीछ के पास बैठ गया। कहने लगा, अब क्यों नहीं नोचते? मुझे भी मारो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा। आखिर कसूर क्या था मेरा और मेरी बेटी का? हम तो तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा समझते थे, मगर तुम ठहरे वही हैवान दरिंदे। साजिद खान के मुंह में जो आ रहा था वो बोलता चला जा रहा था। रीछ दर्द से कराह रहा था, गोया उसकी हर बात सुनकर उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा था और साजिद खान को असल हकीकत बताना चाहता था कि उसने ये सब क्यों किया। रीछ का जख्म गहरा था। साजिद खान ने घर में मौजूद मरहम पट्टी से उसके जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। अस्पताल में नादिया की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर अपनी तरफ से इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार डॉक्टरों ने जब टेस्ट वगैरह किए तो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक खास किस्म का वायरस लड़की के वजूद में मुंतकिल हो चुका है। ये एक ऐसा वायरस है कि अगर आपकी बेटी नादिया इस अस्पताल में रही तो ये बीमारी आम लोगों तक भी फैलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों ने कहा, बेहतर है कि अब आप अपनी बेटी को घर रखिए या फिर हमें इजाजत दीजिए कि हम आपकी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगा दें ताकि ये वबा लोगों में न फैल सके। साजिद ने जब ये सुना तो वो गुस्से से डॉक्टरों पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि मेरी बेटी की जिंदगी छीन लो। तुम लोग मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अब मैं जानूं और मेरा अल्लाह जाने, मेरी बेटी को मेरा खुदा ही शिफा देगा।
ये कहकर साजिद जिंदा लाश बनी नादिया को घर ले आया। नादिया के वजूद पर अभी भी जख्मों के निशान थे। वो रीछ घर के कोने में अभी भी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सिर पर लगने वाला जख्म काफी गहरा था, मगर जब नादिया को चारपाई पर लिटाकर घर लाया गया तो वो रीछ भले ही कमजोर था, अपने कदमों पर कई रोज से खड़ा नहीं हुआ था, मगर नादिया को देखकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया और दर्द भरी आवाजें निकालने लगा। नादिया बिस्तर पर लेटी थी। वो बेजबान था, मगर इंसानों के साथ रह रहकर इंसानों की बातें उसे अच्छे से समझ आने लगी थीं। उस रात नादिया की माँ और बाप दोनों कितनी ही देर नफल पढ़ते रहे, सजदे में रो रो कर दुआएं मांगते रहे। नादिया की माँ तो झोली उठा उठाकर उस रीछ को बदुआएं दे रही थी कि जो कुछ किया है इसी ने किया है। दिन ब दिन नादिया सूख कर कांटा होती चली जा रही थी। साजिद खान रो रो कर यही कहता कि मेरे अल्लाह, मुअज्जिजाती तौर पर मेरी बेटी को ठीक कर दे। वो रीछ का जख्म भी पहले से ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा था। वो अपने कदमों पर खड़ा होता मगर फिर गिर जाता। उसके जख्मों पर साजिद मरहम तो लगा रहा था, मगर वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर एक रात जो कुछ हुआ, साजिद खान तो शायद मरते दम तक नहीं भूलने वाला था। कमरे में नादिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। रात का पहर था। दोनों मियां बीवी भी साथ ही बिस्तर पर एक तरफ सो रहे थे, जब रीछ न जाने कहां से अपने अंदर इतनी हिम्मत लाया कि उठकर कमरे की तरफ आने लगा जिसमें नादिया सो रही थी। जैसे जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उसकी जंजीर जमीन पर घसीटने की आवाज भी आ रही थी। वो रीछ कमरे में आते ही सीधा अपनी खूंखार हसरत भरी नजरों से नादिया को देखने लगा। नादिया के पास पहुंचकर अपने अगले पैरों पर खड़ा हो गया। नादिया के माथे पर एक गहरा जख्म था, जो इस रीछ के पंजे के नाखून की वजह से ही बना था। माथे पर बनने वाला यही जख्म बड़ी वजह था कि नादिया इस नुबत तक पहुंची थी। कमरे से आती शोर की आवाज सुनकर फौरन नादिया की मां चिल्लाकर उठी। कमरे की रोशनी जलाई। साजिद भी जाग चुका था, मगर वो रीछ नादिया पर अपने दिमाग से रिसने वाला पानी उसके जख्म पर निचोड़ने लगा। बहरहाल देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो रीछ नादिया का सांस बंद कर रहा हो, उस पर हमला कर रहा हो, मगर हकीकत में वो उसके जख्मों पर अपने दिमाग से रिसने वाला पानी गिरा रहा था। इससे पहले कि कुछ और होता, नादिया की मां आगे बढ़ी और रीछ की जिंदगी खत्म कर दी। शायद नादिया की मां सारी जिंदगी अब पछताने वाली थी, क्योंकि इस वाकये के बाद जो हकीकत उनके सामने आई वो यकीन करने लायक नहीं थी। नादिया को डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया था। यही वजह थी कि उसे घर भेज दिया गया, मगर न जाने ये रीछ अपने अंदर हैवान होकर भी कैसी इंसानियत रखता था कि जब उसे ये मालूम पड़ा कि नादिया की ये हालत हो चुकी है तो उसने अपना सिर जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। उसके दिमाग से पानी रिसने लगा। जैसे ही वो पानी के कतरे नादिया के जख्म पर पहुंचे तो उसके जिस्म में उसी के फैले हुए जरासीमों की वजह से होने वाली सारी बीमारी खत्म हो गई। अगले 24 घंटे में नादिया को होश आ गया। अपनी बेटी को अचानक होश में आता देख साजिद और उसकी बीवी की खुशी की कोई इंतहा न रही। फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर भी कहने लगे कि ये एक मौजा है, भला इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। रीछ तो मर चुका था। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो टेस्ट में ये बात सामने आई कि जो बीमारी नादिया को हुई थी उसका इलाज रीछ के दिमाग से निकलने वाले खास किस्म के पानी में था। जैसे ही वो नादिया को मिला वो होश में आ गई। नादिया होश में आने के बाद काफी खौफजदा हो चुकी थी, जबकि साजिद जहां अपनी बेटी के उठ जाने पर खुश था, वहीं अपने रीछ के मर जाने पर गमजदा भी था। बेशक इस रीछ ने उसे तकलीफ भी बहुत दी थी, मगर फिर भी वो उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह चाहता था। वो सोचने लगा कि रीछ ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसने रीछ की लाश को न फेंका, बल्कि अपने हाथों से अपने घर के आंगन में ही दफना दिया। एक बात जो हैरान करने वाली थी वो ये थी कि रीछ का पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर ने यह भी बताया कि उस रीछ ने एक जहरीले सांप को खा लिया था। उसका जहर भी रीछ के वजूद में मौजूद था। अगर उस पर वार न भी किया जाता तो चंद रोज बाद वो वैसे ही अपने गहरे जख्म और जहर की वजह से मर जाता। साजिद खान के दिमाग में कई सवालात घूमने लगे, मगर तभी नादिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे सब याद आने लगा। अपनी मां के सीने से लगकर कहने लगी, रीछ ने शादी के रोज मुझ पर जो हमला किया था वो बेवजह नहीं था। जब मैं चारपाई पर बैठी थी तो अचानक एक सांप कमरे में आ गया। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। रीछ ने उसे मेरे कमरे की तरफ आते देख लिया। वो सांप मेरे जिस्म के साथ चिमटना शुरू हो गया
और रीछ ने उस सांप पर हमला कर दिया। मगर उसकी जद में मैं भी आ गई और मैं शदीद जख्मी हो गई। रीछ बेजुबान तो बेचारा मुझे सांप से बचा रहा था, और फिर उसने सांप को निगल लिया और अपनी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी। वो रीछ तो शुरू से ही उनका वफादार था। जैसे ही ये बात उनके सामने वाजह हुई, साजिद की बीवी तो सन्न रह गई। वो गलत फहमियों की बुनियाद पर उस रीछ को मार चुकी थीं, जो शुरू से ही उनके साथ मुखलिस था। वो अपने हाथों को जोर जोर से दीवार पर मारकर रोने लगी। मगर साजिद ने कहा, अब क्या फायदा, तूने बिना सोचे समझे एक मासूम जानवर की जान ले ली। मगर वो रीछ मरने से पहले नादिया को दूसरी जिंदगी जरूर देकर गया। कुछ अरसे बाद नादिया का रिश्ता आया और उसकी एक अच्छे घर में शादी हो गई। मगर आज भी जब उसे रीछ याद आता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इस कहानी को पेश करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इंसान गलत फहमियों की बुनियाद पर अपने रिश्तों को तकलीफ देते हैं, किसी बात की तहकीक नहीं करते कि क्या सच था और क्या झूठ, और बाद में पछताते हैं। याद रखें, किसी की बातों में आकर अपने खून के रिश्तों को तकलीफ मत दें, क्योंकि कभी अपनी आंखों देखा भी सच नहीं होता। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।